किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने किया कृषि, ऊर्जा, दूध और मछली पालन का आह्वान। वैश्विक खाद्य कीमतें अगस्त में 7 माह में सबसे कम। बासमती निर्यातकों को कम दाम। कानपुर के चमड़ा उद्योग पर वैश्विक मंदी की मार। फिर महंगा होने लगा प्याज और सोयाबीन की कीमतों पर अभी से शुरू हुआ असर। अब समाचार विस्तार से। देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, ऊर्जा, डेयरी और मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रमशः हरित, केसरिया, सफेद और नीली 4 क्रांतियों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने उनकी सलाह को गंभीरता से लेने के लिए किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि चालू खरीफ सत्र में दलहन और तिलहन की बुआई रिकॉर्ड स्तर को छू गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सुनिश्चित करें कि भविष्य में देश को किसी भी कृषि जीन्स का आयात करने की आवश्यकता नहीं हो। उन्होंने प्रति हेक्टेयर फसल की उपज बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कृषि क्षेत्र में होने वाली बर्बादी पर चिंता जताई। उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर भी जोर दिया। कृषि जिन्सों की वैश्विक कीमतें तेजी से गिरकर अगस्त में 7 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। इसकी वजह से प्रचुर आपूर्ति, ऊर्जा कीमतों में गिरावट और चीन में आर्थिक मंदी को लेकर बनी हुई आशंकाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य कीमत सूचकांक अगस्त 2015 में 155.7 अंक पर रहा, जो जुलाई से 5.2% कम है। यह दिसंबर 2008 के बाद सबसे अधिक मासिक गिरावट है। लगभग सभी प्रमुख खाद्य जिन्सों में गिरावट दर्ज की गई है। FAO का खाद्य कीमत सूचकांक 5 प्रमुख खाद्य जिन्सों समूहों खाद्यान्न, मांस, डेयरी उत्पादन, वनस्पति तेल और चीनी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में हलचल को मापता है। वर्ष 2015 में भारी उत्पादन से वैश्विक खाद्यान्न कीमत सूचकांक अगस्त में 154.9 अंकों पर रहा, जो जुलाई की तुलना में 7% और पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15.1% नीचे है। वर्ष 2015-16 में उत्पादन की संभावनाएं लगातार सुधर रही हैं, जो खाद्यान्न कीमतों में गिरावट की एक प्रमुख वजह है। इस साल भारत से बासमती चावल के निर्यात में तेजी आ सकती है, लेकिन खरीफ वर्ष 2015 में प्रति टन औसत प्राप्तियां कम रह सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती धान की कटाई सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। हालांकि कारोबारी अभी भी पिछले खरीफ सत्र का भंडार खपा नहीं पाए हैं। भारतीय निर्यातकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने की प्रतिस्पर्धा से बासमती चावल कीमतें पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। इस साल निर्यात मूल्य में प्रति टन $220 की कमी आई है, यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 18% गिरावट आई है। इससे पहले बासमती चावल में औसत प्राप्तियां करीब $1,220 रही थी। इस समय एपीडा के पास पंजीकृत हो रही बासमती चावल का मूल्य $950 से $1,000 प्रति टन है। हजारों करोड़ रुपए का सालाना कारोबार वाले कानपुर शहर के चमड़ा उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय मंदी की मार का असर दिखने लगा है। मांग कम होने से शहर की बड़ी टेनरियों में कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है। शहर की 2 नामी चमड़ा कंपनियों ने करीब 700 अस्थायी श्रमिकों को काम से हटा दिया है। आने वाले दिनों में और छटनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं उत्पादन में 40% तक की कमी आई है। मांग घटने से कीमतों पर असर दिख रहा है। कुछ समय पहले तक 3,000 रुपए में मिलने वाला कच्चा चमड़ा अब 2,000 रुपए में मिल रहा है। आगे और भी दाम कम हो सकते हैं। चर्म निर्यात परिषद से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक शहर के चमड़ा निर्यात में बीते 8 महीने में गिरावट देखने को मिली। इस सप्ताह से प्याज के दाम फिर बढ़ने लगे हैं। उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के हवाले से मंडियों में प्याज महंगा हो रहा है। बुधवार को दिल्ली, लासलगांव में करीब 300 रुपए और मुंबई में 600 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। इससे पहले आयात और नई आपूर्ति के दबाव से पिछले सप्ताह तक प्याज के दाम गिर रहे थे। 22 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में प्याज की कीमतों ने इस साल का उच्च स्तर छू लिया था। इसके दाम पिछले सप्ताह तक प्याज दिल्ली में 20%, लासलगांव में करीब 26%, मुंबई में करीब 25% और बेंगलुरु में 7% सस्ता हुआ। पोटैटो एंड ओनियन मर्चेंट एसोसिएशन ने बताया कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश होने से मंडी में प्याज की आवक घटी है, जिससे बुधवार को कीमतों में तेजी दर्ज की गई। एसोसिएशन के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। हालांकि कुछ उत्पादक क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक बारिश से आवक पर खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
इस साल पर्याप्त बारिश नहीं होने से सोयाबीन उत्पादन और इसकी कीमतों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि इस बार सोयाबीन का रकबा खासा बढ़ा है, लेकिन बारिश की कमी से फसल को हुए नुकसान की खबरों से उत्पादन सीमित दायरे में ही रह सकता है। इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर अभी से दिखने भी लगा है। सरकारी अनुमानों के अनुसार सोयाबीन रकबा मौजूदा खरीफ सत्र में 28 अगस्त तक 114.2 लाख हेक्टेयर अनुमानित था, जो पिछले साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर अधिक रहा। लेकिन इस साल बारिश कम होने और खेतों में नमी कम होने से उत्पादन कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल बारिश 12% कम रहने की आशंका जताई है। अगस्त में मानसून की प्रगति खासी धीमी रही और सितंबर में भी बारिश कम होने के अनुमान ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सोयाबीन उत्पादन कमजोर रहने की आशंका बढ़ गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रों में मराठवाड़ा की तरह ही सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। इस साल कमजोर वर्षा ने खाद्य उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को सतर्क कर दिया है। दूसरी ओर कृषि जिन्सों के दाम में आई तेजी किसानों और कारोबारियों को फायदा पहुंचा रही है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इस साल वर्षा के सामान्य से 12% कम रहने के अनुमान के 2 हफ्तों बाद लगभग सभी कृषि जिन्सों की कीमतों ने छलांग लगाई है और उनके दाम 11.5% तक बढ़ गए हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1525 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर बात चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2225 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2120 रुपए और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2170 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर अरहर की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में अरहर 7260 रुपए, कानपुर में 7400 रुपए और वाराणसी की मंडी में अरहर का औसत भाव 7360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 3450 रुपए, कानपुर में 3540 रुपए और वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 3380 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 2000 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2290 रुपए और वाराणसी की मंडी में टमाटर का भाव 2220 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। भिंडी की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में भिंडी 1250 रुपए, कानपुर में 1330 रुपए और वाराणसी की मंडी में भिंडी का औसत भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 875 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 890 रुपए और वाराणसी की मंडी में आलू का औसत भाव 820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर बैगन की औसत कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में बैगन का भाव 875 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 830 रुपए और वाराणसी की मंडी में बैगन की औसत कीमत 900 रुपए प्रति क्विंटल रही। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम आपको तकनीकी जानकारियों से अवगत कराते हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं। इसी सिलसिले को किसान भाइयों आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं और आज आपको हम जानकारी दिलाएंगे टिश्यू कल्चर के द्वारा केले की खेती। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन नया विषय है बिल्कुल, कैसे करें इससे खेती। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RP शर्मा जी। आप बागवानी अधिकारी हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों का ध्यान जाता है ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर है क्या, तो इससे क्या फायदे हैं और क्या है ये तकनीकी। किसान भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि टिश्यू कल्चर है क्या, वास्तव में ये अत्यधिक कंट्रोल दशा में और रोग रहित दशा में प्रखनली द्वारा बनाए गए पौधे होते हैं। टिश्यू कल्चर पौधे में एक फायदा है कि ये रोग रहित होता है। रोग कौन कौन से लगते हैं केले में? वायरल, फंगल और बैक्टीरियल, यानी ये बिल्कुल रोग रहित पौधा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोग रहित पौधा होगा वो बहुत अच्छा पौधा होगा। वैसे जैसा आपने कहा टिश्यू कल्चर केले की खेती के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अधिकतर मेरे किसान भाई ज़्यादातर इसका पौधे का रोपण कर चुके हैं, लेकिन आज फिर भी हम इसके बारे में कुछ न कुछ बताएंगे। और आप जिन किसान भाइयों ने इसका रोपण कर लिया है वह हमारे इससे तुलना करें कि इस विधि में जो हम लोग बताते हैं उनको और या अपना वो कोई पुराना तरीका अपना रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है और किस तरह से वो इसका सुधार करके अधिक लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल कि परख नली द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। हाँ। ऊतक लेकर पौधे के। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये परख नली तो प्रयोगशालाओं में काम करती है। हाँ। खेती की बात करेंगे तो खेत की तैयारी किसान भाई किस तरह से करें? हाँ। जब ये पौधा प्रयोगशाला में तैयार होता है तो ये लगभग 18 टेम्परेचर के करीब होता है। इसको तैयार करने के बाद में इसको फिर हम जो है लाते हैं प्राइमरी हार्डिंग के लिए। प्राइमरी हार्डिंग में इसको तैयार किया था पॉली हाउस में, जिसका बायोलॉजिकल नाम है ग्रीन हाउस। इसके अंदर ये इसको रखा जाता है और वहाँ पर हम धीरे धीरे इसको हैबिचुअल करते हैं खेत के लायक। वहाँ पर जब ये पॉली हाउस में पौधा आता है तो वहाँ पर करीब करीब इसको हम तापक्रम देते थे 27 और
उसके बाद में ये सेकेंडरी हार्डिंग के लिए जाता है, जो उसको कहते हैं शेड नेट हाउस, जहाँ पर इसको धूप भी मिलेगी और जो है हवा मिलेगी, और वहाँ पर भी ये इसको अच्छी तरह से ये आदत हो जाती है इसको जो है खेत में उसको जिंदा रहने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह वो रह सकता है वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, रोपण की हमारे किसान भाई अधिकतर, जैसा कि आपने बताया कि रोपण कर चुके हैं इसका, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है तो सही विधि क्या होगी खेत में रोपण की, दूरी कितनी उचित रहेगी इसके लिए? इसके लिए किसान भाई सबसे पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करें, मई जून में अच्छी तरह से उसकी निकाई गुड़ाई करें, हल चलाएं जिससे उसके कीड़े मकोड़े मर जाएं और खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके बाद में पौधा कब लगेगा, मेरे किसान भाई का कई बार हमसे पूछते हैं कि पौधा हमारे पास समर्सिबल ट्यूबवेल है, क्या हम पौधा लगा सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं। पौधा टिश्यू कल्चर केला पौधा लगाने का समय होता है 2 बारिश के बाद। 2 बारिश का मतलब है जब वायुमंडल में अच्छी तरह से आर्द्रता आ जाए, क्योंकि इसको आप अच्छी तरह ऐसे समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में केला 12 महीने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता लगभग 50-60 के लगभग होती है। जब हम मई जून की बात करते हैं, बारिश से पहले हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आर्द्रता होते हैं 18-20 के लगभग, उसको चाहिए हमको अच्छी तरह ह्यूमिडिटी चाहिए। तो 2 बारिश के बाद ही हमारे पौधे उसमें रोपण करने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। और पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हम जो है गड्ढे के लगाएंगे, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 6 फीट होगी और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट होगी। हमने कुछ किसानों को ये भी मशवरा दिया है कि जहाँ पर आप लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखते हैं वहाँ पर आप 7 फीट भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर महंगा मिलता है। निकाई गुड़ाई करने के लिए कल्टीवेटर से वो उसकी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। और गड्ढे क्या इसका नाप होती है 1 गुणा 1 गुणा 1 फीट, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, 1 फीट ऊंचा। इसको गड्ढे को अच्छी तरह कर लें। इसके लिए फिर आप इसके लिए गोबर की खाद की अच्छी तरह तैयारी कर लें। हम जो तरीका बताने जा रहे हैं कई बार हम बता भी चुके, फिर उसको दोहराना चाहते हैं। गोबर की खाद उसको अच्छी तरह सड़ी होनी चाहिए, उसको कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर कच्ची होगी उसमें दीमक काफ़ी आ जाएगी, और उसमें 1 एकड़ में 1250 पौधे टिश्यू कल्चर लगते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 1 ट्राली गोबर की खाद, 1 ट्राली गोबर खाद में 8 किलो पीएसबी और 8 किलो पोटास और 6 किलो एजिटोबैक्टर, ये पूरा एनपीके हम डालते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर 2 किलो ट्राइकोडर्मा भी डाल देते, फफूंदी नाशक। ये सब अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम 3 रात इसको रखना जरूरी है। हम 6-7 दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन भी रख सकते हैं। जब ये गड्ढे हमने खोद लिए, उसमें गड्ढे में हम गोबर की खाद मिला हुआ ये जैविक खाद और मिट्टी आधा भर कर पूरा गड्ढे पहले रोपण करने से पहले पूरा भर देंगे। जब पूरा अच्छी तरह भर जाए, अब हमको पौधा रोपण करना है। 2 बारिश हो चुकी, अब हमारा खेत तैयार है कि हमको पौधा लगाना है। छोटा सा गड्ढा फिर खोदेंगे गड्ढे में, जिसमें कि वो पौधा रोपण हो जाए, और थैली पॉली बैग को काटेंगे और पौधा रोपण कर देंगे। उसके बाद में हम पानी देने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। उस रोज जिस दिन हम पौधा लगाएंगे, एक तो वो 4 बजे बाद ही पौधा रोपण होगा, चाहे वो कई दिन में लगे। अगर सुबह लगाएंगे तो पौधा की मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में हम जग या लोटे से पानी देंगे। भले ही हमको रात में पौधा लगाना पड़े, लेकिन सुबह के वक्त पौधा कभी भी लगाना नहीं चाहिए, शाम के वक्त ही पौधे का रोपण करना चाहिए। इस विधि से अगर पौधा हम रोपण करेंगे तो पौधा एक भी नहीं क्या नाम मोर्टेलिटी होगा। और जब जिस दिन हमारा पौधा रोपण हो जाए, उसके 3 दिन के अंदर हमको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, और यही घोल हम 6-7 दिन के बाद करना चाहिए। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई करेंगे तो पौधा एक भी जो है मोर्टेलिटी नहीं होगा। जो किसान भाई पौधा रोपण कर चुके हैं और उन्होंने इस विधि से नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उनका पौधा 10 से 20% मोर्टेलिटी हो गया होगा। ये देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई किसान हमारा लखीमपुर से बायोटेक पार्क में पौधे लेने के लिए आया,
और वो यहाँ से ले गया, हमारी द्वारा बताई हुई विधि से अगर वो लगाएगा तो पौधा लगभग 1% भी मोर्टलिटी नहीं होगा। मान लीजिए उसने रासायनिक खाद डाला और 20% उसके पौधे मोर्टलिटी हो गया, फिर उसको वहां लखीमपुर से हमारे पास फिर लेने के लिए आएगा, हो सकता है पौधा अवेलेबल ना हो, और एक और फर्क पड़ेगा, कम से कम बैच बदल जाएगा। इसलिए किसान भाई इसको पहले जब भी आप टिश्यू कल्चर पौधा रोपण करें जैविक पद्धति से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपके द्वारा बताई गई जो तैयारियां हैं पहले से कर लें पौधे लगाने के पहले। डॉक्टर साहब, जो इस समय की अवस्था चल रही है, आपने बताया कि पौधे लग चुकी हैं, तो ट्राइकोडर्मा का घोल देने के बाद अब इस अवस्था में पौधे लगने के बाद क्या कर सकते हैं? मैं इसमें किसान भाइयों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जो आजकल हमारे पास में काफ़ी दूरभाष से शिकायतें आ रही हैं, कुछ किसान भाई खरपतवार नाशक डाल रहे हैं। बिल्कुल भी मैं मशवरा नहीं दूंगा, खरपतवार नाशक डालने से क्या नाम केले का पौधा भी मर जाएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका तो उसकी जो है आप निकाई गुड़ाई करें, या नंबर 2 उसमें बीच में जो 6 फीट का फासला है उसमें पॉलीथीन डाल देते हैं, काली पन्नी डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्चिंग का प्रयोग करें, और 2 साल तक वो आराम से 2 वर्ष तक वो मल्चिंग आराम चल जाती है, जिससे उनकी खरपतवार जो भी होगी वो नीचे मर जाएगी और उसमें कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं होंगे। इस तरह से वो काफ़ी अपनी मजदूरी जो है वो किसान भाई बचा सकते हैं। दूसरा, उसमें टिश्यू कल्चर पौधे में कभी भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, हाँ नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए टिश्यू कल्चर पौधा मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ, कहाँ टिश्यू कल्चर पौधा कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पर पानी का ठहराव ना हो, रुकता ना हो। 2 रात पानी बिल्कुल भी टिश्यू कल्चर खेत में बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं तो साथ जानना चाहेंगे कि कितनी अवधि में उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई और कितना लाभ पा सकते हैं? टिश्यू कल्चर द्वारा जो है लगाए हैं पौधे में 10 महीने के अंदर लगभग फूल आ जाएगा उसमें, और 14 महीने की फसल। इसमें टिश्यू कल्चर केला में एक चीज अवश्य ध्यान रखें, बिल्कुल ये जर्सी गाय की तरह है, इसमें उर्वरक हर 2 महीने में आवश्यक होता है। अच्छा। और हर 2 महीने में इसमें कोई न कोई आपको उर्वरक डालना पड़ेगा। अगर इसमें कोई भी कीटनाशक, अगर कीड़ा उसमें पत्ती काट रहा है, क्योंकि मैंने जैसा बता चुका हूं कोई विशेष बीमारी तो नहीं लगेगी, हो सकता है कोई कीट पतंगा जैसे पत्ती खाता हो, तो हम उसको बताते हैं बिबेरिया वैश्याना, उसमें आप 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। पीला कीड़ा लगता है जिसके येलो बीटल कहते हैं, वो मर जाएगा। बिल्कुल, यानी जैविक प्रबंधन कीटों के लिए भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से किसान भाइयों को अवगत कराया है कि कैसे टिश्यू कल्चर विधि से केले की उन्नत खेती कर सकते हैं। आपने जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी जानकारियां प्राप्त की कि जैविक विधि से टिश्यू कल्चर केले की खेती कैसे की जा सकती है, ताकि वातावरण भी स्वस्थ रहे, आपको स्वस्थ उत्पादन मिले और बाजार से अच्छा भाव भी मिले। हम आशा करते हैं इन जानकारियों का आप उपयोग करेंगे अपने केले की खेती में, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकेगा।